मुख्यमंत्री पद को लेकर महाविकास अघाड़ी में खींचतान शुरू है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप और उनके नेता कई बार कह चुके हैं कि चुनाव में जाने के पहले महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये सबको पता होना चाहिए। लेकिन शरद पवार और कांग्रेस कह चुकी है कि इस पूरे मुद्दे पर चुनाव जीतने के बाद तय किया जाएगा कि आखिर महाविकास अघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र की नई सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार ने ये साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव जीतने के बाद तय किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी के बीच मची इस खींचतान के बीच में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुटकी लेते हुए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है कि पहले लोग मातोश्री आया करते थे, पूरी दिल्ली मातोश्री पहुंचकर नतमस्तक हुआ करती थी, लेकिन बाला साहब के विचार छोड़कर उद्धव ठाकरे ने कुछ इस कदर अपनी हालत कर ली है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली तक का सफर तय करना पड़ रहा है। उसके बाद भी लोग उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। जब बाला साहब थे तो दिल्ली उठ के यहाँ आती थी, अभी यहाँ से इनको दिल्ली के गली गली में जाना पड़ता है। मुझे मुख्यमंत्री करो, मुख्यमंत्री करो, मुख्यमंत्री करो। ये कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये तो जब विचार छोड़े जाते हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विचार आचार जब छोड़े जाते हैं तब ऐसी परिस्थिति होती है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, लेकिन इसके पहले की बात करें तो एनडीए खेमे में खास करके जदयू और बीजेपी के बीच, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच नूरा कुश्ती बीच बीच में होते नजर आती है। आज की बात करें तो बाढ़ में बीजेपी जदयू के जो एमएलसी हैं संजय सिंह, वो बीजेपी का सीट जो बाढ़ है उस पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठ के वो दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी, संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं बीजेपी और जदयू। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या 2025 तक ये नूरा कुश्ती चलता रहेगा या कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार के तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे फैसले नीतीश कुमार के तरफ से लिए जा चुके हैं। 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात भी हुई थी। लोगों का एक मानना था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन जदयू के तरफ से इनसे इनकार कर दिया गया। कहा गया कि ये एक औपचारिक मुलाकात है जो विपक्ष और पक्ष का होते रहता है किसी मुद्दे पर। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या इस तरह के जो सीटों को लेकर या कार्यकर्ता और नेता सामने आ जाते हैं तो क्या 2025 तक जदयू और बीजेपी के बीच सब कुछ सही रहता है या नहीं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लोग इन दिनों कचरे से परेशान हैं और इस परेशानी से तंग आकर उन्होंने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर के नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि आसपास के गांवों का कचरा भी उनके गांव में लाकर फेंका जा रहा है, जिससे कि कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। गाँव में फैल रही गंदगी के कारण डेंगू और कई तरह की बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं। लोगों का कहना है कि यदि इंदौर स्वच्छता में 7 बार अव्वल आ सकता है तो पूरे ज़िले के गांव क्यों नहीं। इसी से नाराज़ होकर उन्होंने विधायक और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 सालों से उन्होंने विभिन्न स्तरों पर इसकी शिकायत भी की है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हम विगत 2 वर्षों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी कि हमारे द्वारा लिखित भी शिकायत की जा चुकी है। उसके बाद भी आज तक सिवाय आश्वासन के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है कि हमारी भांगिया पंचायत में दूसरी पंचायत का कचरा डाला जा रहा है, जिसमें कि कम से कम 12 से 14 कॉलोनी और साथ ही इंडस्ट्रियल जो अपशिष्ट होता है वो भी हमारी पंचायत में डाला जा रहा है, जो हमारे संग प्रशासन द्वारा सरासर अन्याय किया जा रहा है। जब हमारी पंचायत अलग है, दूसरी पंचायत अलग है, तो क्या कारण है कि यहाँ रहने वाले 10,000 रहवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद भी प्रशासन मौन बना हुआ है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि स्थानीय नेता की मनमानी के कारण प्रशासन ने 10,000 लोगों की जान को दांव पे लगा दिया है। अब मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने से शायद
गांव वालों की समस्या हल हो जाए। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय विहार, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। ग्रेटर नोएडा के बीटाडूत थाना पुलिस की और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हम इस समय खड़े हैं मुठभेड़ के स्पॉट पे। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस बल में यहाँ मौजूद है और जो एक बदमाश है उसके मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है और एक फरार हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वाट टीम मौजूद है, डीसीपी सर यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। थाना बीटा 2 यहाँ मौजूद है और जो दूसरा बदमाश है वो कॉम्बिंग की जा रही है इसको पकड़ने के लिए। अभी दूसरा बदमाश में फरार चल रहा है। इन बदमाशों ने लगातार जो बीटाडू थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। आप देख सकते हैं जो पुलिस है यहाँ पे भी इस समय मौजूद है पूरी तरीके से और जो दूसरा इसका साथी है वो भाग चुका है, जिसके लिए पुलिस लगातार इसमें कॉम्बिंग कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूसरे बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल ठाकुर, भारत एक्सप्रेस, ग्रेटर नोएडा। पूरा देश आज शिक्षकों के सम्मान में मनाए जाने वाला शिक्षक दिवस मना रहा है, तो वहीं गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भविष्य के होने वाले शिक्षकों ने आज सरकार के सामने हल्ला बोल किया। टाट पास इन उम्मीदवारों की सरकार से मांग है कि शिक्षकों की स्थायी भर्ती की जाए। पिछले लंबे समय से यह टाट पास उम्मीदवार सरकार के सामने आंदोलन कर रहे हैं। जून में भी यह आंदोलन हुआ था, तब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही थी और कहा था कि सितंबर में शिक्षकों की स्थायी भर्ती की जाएगी, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसके बाद इन तमाम टाट पास उम्मीदवारों का धैर्य टूट गया और उन्होंने आज गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सेक्टर 11 में जाकर हल्ला बोल किया और सरकार से मांग की कि राज्य में शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द की जाए। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामसेवकपुरम में रामनाथ स्वामी, ये जो शिव जी का मंदिर है, दक्षिण भारतीय परंपरा पर आधारित ये मंदिर है, इस मंदिर में कुंभाभिषेक किया है। 108 कलश से यहाँ ये अभिषेक किया गया और ये आज से राम भक्त, जो भी भक्त यहाँ अयोध्या आएंगे उन भक्तों के लिए ये मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आज आकर इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ शामिल हुए। इसके साथ साथ यहाँ आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि गए, रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी गए, हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। उसके बाद कारसेवकपुरम में वेद पाठी विद्यालय, जो अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा जो एक कार्यक्रम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, उस कार्यक्रम में भारत आत्मा पुरस्कार से उन 3 विद्यालयों को पुरस्कृत भी किया। पुरस्कार राशि की अगर बात करते हैं तो 7 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 3 लाख रुपए की ये राशि है, जो प्रोत्साहन राशि है। और ये राशि आज के दिन, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, तो ऐसे में शिक्षक दिवस के समय ये पुरस्कार राशि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ये दिया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 4 घंटे से ज्यादा अयोध्या में रहे, जहां सबसे पहले रामसेवकपुरम में कुंभाभिषेक में शामिल हुए। दक्षिण भारतीय परंपरा पर आधारित शिव जी के मंदिर में, क्योंकि रामेश्वरम शिव और भगवान राम से बहुत गहरा संबंध है, दक्षिण भारत और अयोध्या का गहरा संबंध है। तो ऐसे में अयोध्या में जो बने, यहाँ पर दक्षिण भारतीय परंपरा पर आधारित रामनाथ स्वामी मंदिर का यहाँ उद्घाटन किया। फिर उसके बाद कारसेवकपुरम के कार्यक्रम में शामिल हुए। कैमरा सहयोगी आजम के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। बिहार की बेटियों और महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। यदि एक जिले से दूसरे जिले कोई महिला या बेटी यात्रा कर रही हो और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो, तो बिहार पुलिस के साइट 112 पे डायल करके अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षा हासिल कर सकती है। आज बिहार के डीजीपी आलोक राज ने इस योजना की शुभारंभ कर दी और बिहार के 6 जिले में ये योजना लागू हो गया है। अब इन 6 जिलों में बेटियां यदि किसी भी तरह के आशंका में घिरती है तो सीधा 112 पे डायल करके सुरक्षा मांग सकती है। सुरक्षित सफर योजना के तहत इसका शुभारंभ किया गया है और डीजीपी ने इस सुविधा के तहत 6 जिलों को जोड़ा है, जो आने वाले दिनों में पूरे बिहार में लागू होगा। और इसके तहत जो रणनीति तय की गई है, 15 सितंबर इसका डेडलाइन रखा गया है। फिलहाल इन 6 जिलों में पटना, नालंदा, गया, भागलपुर,
मुजफ्फरपुर और बेगूसराय शामिल है। इन जिलों में यदि कोई बेटी यात्रा कर रही हो और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो, किसी तरह की आशंका में हो, तो सीधा 112 पे डायल करे और अपनी पूरी यात्रा के दौरान बिहार पुलिस से सुरक्षा हासिल कर सकती है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। भाजपा के सदस्यता अभियान के लिए वाराणसी के प्रभारी मंत्री व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। साथ ही कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिया कि एक एक घर पर जाएं और पार्टी की रीति नीति बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने की कोशिश करें। वाराणसी के सर्किट हाउस में उन्होंने वाराणसी के पदाधिकारियों संग बैठक की और उन्हें यह निर्देश भी दिया, चूंकि ये सदस्यता अभियान सभी के लिए अनिवार्य है, ऐसे में सभी को पार्टी की रीति नीति बताएं। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी में सभी के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो भी जनप्रतिनिधि है और जो भी पदाधिकारी है उन्हें बड़े पैमाने पर सदस्य बनाना है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा सरकार विकास कार्य कर रही है, लोगों के बीच उनके लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार जो भी योजनाएं चला रही है और जो भी लाभप्रद कार्य किए जा रहे हैं उसकी जानकारी लोगों को दी जाए और उन्हें सदस्य भी बनाया जाए। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ ही उन्होंने सक्रिय सदस्य भी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो वरिष्ठ पदाधिकारियों से राय ली जाए, उनके मार्गदर्शन में काम किया जाए और सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा किया जाए। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। आज शिक्षक दिवस के मौके पर जगह जगह प्रदेश में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह उज्जैन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। मोहन यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए गुरु की महत्व को समझाया। उन्होंने कहा जो सिलेबस से पढ़ाते हैं वो शिक्षक होते हैं, सिलेबस से ऊपर शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं। जो पाठ्यक्रम से ऊपर पढ़ाता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु के महत्व पर तमाम सारी चीज़ें उन्होंने विद्यार्थियों को समझाई। कुलपति को कुलगुरु बनाया। उन्होंने कहा कि पहले कुलपति होते थे, अब उनको कुलगुरु का दर्जा दिया गया है। मोहन यादव ने बताया कि हर काल में शिक्षकों का अपना महत्व रहा है, चाहे वो रामायण काल हो, चाहे महाभारत काल हो, हर काल में शिक्षकों का अपना महत्व रहा है, गुरु का अपना महत्व रहा है। और उन्होंने अपने विद्यार्थियों को किस तरह से गढ़ा है, किस तरह से ऊपर बढ़ाया है और उसका लाभ कहीं ना कहीं समाज के हर तबके को हुआ है। और आज इस शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय में भी शिक्षक सम्मान आयोजित किया गया। वहीं सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसमें शिक्षकों को भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया गया। कहीं ना कहीं शिक्षकों के जरिए समाज में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है पार्टी और सरकार, उसका एक उदाहरण सामने देखने को मिला है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। झारखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वायदों की प्रतिस्पर्धा चल रही है, जहां एक तरफ सरकार के कामकाज और सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जैसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना या झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में लगातार हो रही मौतों को लेकर बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। जवाब में अब सत्ता पक्ष सामने आया है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अब ये घोषणा कर दी है कि 21 साल से ऊपर की महिलाओं को जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा था, उसकी उम्र सीमा घटाकर अब 18 साल कर दी जाएगी और 2 से 3 दिनों के अंदर कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय भी ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ उत्पाद सिपाही वाले मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि कोरोना काल में जिस तरह से केंद्र सरकार के वैक्सीन ने युवाओं के फेफड़ों को कमजोर कर दिया, उसी का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जाहिर है झारखंड में बहुत नजदीक में चुनाव है, इसीलिए वायदों का तनाव है। अब इन वायदों को लेकर जनता किसके पाले में जाएगी, ये समय बताएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। जिस मदरसे के भीतर नकली नोट छापने का काला कारोबार चलता था, जिस मदरसे के भीतर से नकली नोट छापने की मशीन बरामद हुई थी, जिस मदरसे के भीतर ये पढ़ाया जाता था कि आरएसएस
एक आतंकवादी संगठन है। जिस मदरसे पर यह भी आरोप लगा कि विदेशों से फंडिंग होती थी, उस पर अब जिला प्रशासन और पीडीए ने नकेल कसना शुरू कर दिया। आप यहां पर साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि अनाधिकृत यानी कि अवैध होने की वजह से, नक्शा पास ना होने की वजह से इस निर्माण को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इस मदरसे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पीडीए के अधिकारी यहां पर पहुंचे और इस मदरसे के बाहर इस तरह की सूचना यहां पर लगा दिए हैं। अब अगर इसके भीतर कोई जाता आता है तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाएगा। यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आया करते थे और यहाँ के जो कार्यवाहक प्रिंसिपल थे, इस घटना के बाद उनको और भीतर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर यह आरोप है कि यहाँ पर नकली नोट छापी जाती थी। साथ ही साथ मशीन भी बरामद हुई, जिसके बाद ज़िला पुलिस से लेकर के आईबी के अधिकारी अंदर गए, इन्वेस्टिगेशन किए और उसके बाद तमाम तरह के खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। लेकिन पीडीए ने अब यहाँ पर अपनी सूचना चस्पा कर दी है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या प्रयागराज विकास प्राधिकरण आने वाले समय में इस पर भी क्या बुलडोज़र कार्रवाई करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। यही नहीं, पीडीए की नज़र प्रयागराज में स्थित अभी कई और मदरसों पर है जो कि पूरी तरह से अवैध, अनधिकृत रूप से हैं, जिनका नक्शा पास नहीं किया गया है। उन पर भी नकेल कसने की कोशिश करेगा पीडीए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर है। यहां उन्होंने आज सांगली में कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम के दिवंगत पिता पतंग राव राम कदम के प्रतिमा का अनावरण भी किया और जनसभा को संबोधित भी किया। लेकिन राहुल गांधी के इस पूरे कार्यक्रम में महाविकास आघाड़ी के हिस्सा शिवसेना युवती प्रमुख उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं थे और ना ही शिवसेना का कोई नेता मौजूद था। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे की दूरी इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब शिवसेना के उम्मीदवार को कांग्रेस के विधायक ने हरा दिया था, जिसका नाम विशाल पाटिल है। उसके बाद उद्धव ठाकरे नाराज भी हुए थे। वहीं दूसरी नाराजगी ये भी देखी जा रही है कि महाविकास आघाड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की जाए। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस दोनों ये चाहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद मुख्यमंत्री के पद पर फैसला किया जाएगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या ये सच में उद्धव ठाकरे की नाराजगी थी जो आज वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, या इसके पीछे कोई दूसरी वजह। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी मामले में मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर और संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ईडी के मामले में 3 बार जमानत मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत दिया हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी ने 9 चार्जशीट फाइल किया है जबकि सीबीआई ने 5 चार्जशीट फाइल किया है। और इन्होंने इंश्योरेंस गिरफ्तारी की बात भी कही, जिसका विरोध एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने किया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो इस मामले में किंगपिन है। अगर उन्हें जमानत दी गई तो सबूतों के साथ वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। एसजी एसबी राजू ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, जबकि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत जाने को कहा था। अगर इस तरीके से इस मामले में फैसला दिया गया तो आम आदमी का क्या होगा, क्योंकि आम आदमी को सबसे पहले निचली अदालत जाने को कहा जाता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को भी निचली अदालत में जाकर जमानत की गुहार लगानी चाहिए। वहां से याचिका खारिज
खारिज होने के बाद ही यहां पर सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रखा है और कोर्ट ने कहा है कि शनिवार तक रिटेन सबमिशन दोनों पक्ष फाइल करें। उसके बाद अगले हफ्ते कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।